अभी तक हमने देखा कि शिया जिएंग की एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद अपना हाथ पीछे कर रही होती है, पर तभी जिएंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तो शिया ये सुनकर उसे बस देखने लगती है और फिर ये सीन यही कट होता है, जिसके बाद अब हमें शिनरेन को दिखाते हैं, जो कि लिंची के पास में आकर बताती है कि मुझे स्कूल टाइम में किसी पर क्रश था और मुझे उसे बाय कहने के हमेशा से सपने आया करते थे, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वहाँ से चला गया था, पर अब वो वापस आ गया तो मुझे वो ड्रीम्स फिर से आने लग गए हैं। तो लिंसी भी फिर उसे कुछ टेबलेट्स देती है, तो वो उसे बताती है कि इसे सिर्फ एक ही लेना है, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं लेना है। तो शिनरेन भी उसे ओके कहती है और लिंची उसे टेबलेट इसलिए देती है क्योंकि वो वेम्पायर शेरिफ के साथ साथ एक डॉक्टर भी है। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब हमें जिएंग को दिखाते हैं, जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठता है तो वो अपना फ़ोन चेक करता है, जिसमें शिया ने मैसेज किया होता है कि कल रात मैंने अच्छे से एंजॉय किया। और ये मैसेज पढ़ने के बाद जिएंग थोड़ा सा घबरा जाता है और रात की बात को याद करता है। वहीं शिया ने जिएंग को एक से ज़्यादा बुक के पेजेस सेंड कर दिए होते हैं, तो जिएंग भी सोचने लगता है कि उसने मुझे इतने सारे पेजेस कैसे सेंड कर दिए, और घबराकर सोचने लगता है कि एग्जैक्टली हमारे बीच में क्या हुआ, यानी वो कुछ गलत ही समझने लगता है, जबकि शिया ने सिर्फ एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से ऐसा कहा था। और अब उसके बाद हमें शिया को दिखाते हैं, तो शिया जिएंग की सारी बातें अपनी बहन लिंसी को बताती है और फिर कहती है कि जब वो अपनी मॉम से मिल लेगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो लिंची कहती है कि तुम आखिर क्या करने का प्लान बना रही हो, क्या तुम उसे डेट करते हुए खाने का प्लान बना रही हो। तो शिया भी इस बारे में सोचने लगती है और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब घर आते हुए शिया सोचती है कि ऐसा लगता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि उसे जर्म फोबिया से ठीक करने के बाद मैं आगे क्या करूँगी। मैंने तो हर बार बस यही सोचा कि जब मैं उसका जर्म फोबिया ठीक कर दूंगी तो मैं उसे टच कर पाऊंगी। और वो ये सोचते हुए ही जा रही होती है कि तभी जिएंग उसके सामने आ जाता है। तो शिया कहती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। तो वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। तो शिया भी उसे ऐसे देखकर सोचती है कि इसे अब क्या हुआ। वहीं जिएंग भी घर आकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और अब मैं क्या करूँ। वहीं फिर अब जियांग जब भी बाहर आता तो वो शिया के सामने आने जाने से बचने की कोशिश करता रहता और फिर सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उससे ना टकराऊं, और यही सब सोचकर कहता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। और फिर शिया से बचते हुए उसे पूरे 3 दिन हो चुके होते हैं और फिर वो कहता है कि ये सही नहीं है, उसने मुझे इतने सारे पेजेस क्यों सेंड किए होंगे। और फिर अपना सिर पकड़कर परेशान होते हुए कहता है कि ज़रूर कुछ स्पेशल हुआ होगा, लेकिन मैं उससे इस बारे में सच पूछ नहीं सकता, है ना। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब हमें शिया को दिखाते हैं, जो कि जियांग की मॉम के बारे में पता लगा रही होती है ऑनलाइन सर्च करके उस पेपर ऑफ द ट्रेवल की बुक की मदद से। कि तभी डोरबेल बजती है, तो शिया जाकर जब डोर ओपन करती है तो एक्चुअल में सिम्बा वहाँ पर आया होता है। जिसके बाद सिम्बा घर के अंदर आता है, तो शिया पूछती है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। वहीं फिर सिम्बा अपने साथ कोई गिफ्ट लेकर आया होता है और वो उसका अवार्ड था जो कि उसने जीता था। तो शिया भी कहती है कि तुम्हें अवार्ड मिला है और मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्र कर रही थी, क्योंकि तुम्हारे सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे और मुझे डर था कि तुम जीत नहीं पाओगे और मेरे घर पर आकर लगातार रोने लगोगे। तो सिम्बा उसे हैरानी से देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने कब रोया। वहीं शिया उससे फिर शिहुआन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो सिम्बा कहता है कि शिहुआन की फ़्लाइट अभी भी टेक ऑफ नहीं हुई है, मैं उससे पहले ही फ़्लाइट बुक कर चुका था और वापस आ गया। और कहता है क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो शिया भी इस पर मुस्कुराती है। वहीं फिर अपने लैपटॉप में चेक करती है और कहती है कि इसमें ईमेल क्यों नहीं है, क्योंकि वो जियांग की मॉम के बारे में पता कर रही होती है और जियांग की मॉम ने कोई कॉन्टैक्ट ईमेल नहीं दे रखा होता है। वहीं शिया को ऐसे लैपटॉप में काम करते देख सिम्बा कहता है कि तुम क्या देख रही हो, पर तभी शिया लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है कि कुछ नहीं। तो सिम्बा इस पर और चिढ़ जाता है और कहता है कि शिया आजकल तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। तो शिया भी उससे देखने लगती है और कहता है कि शिया तुम मिस्टीरियस हो गई हो और क्या तुम मुझसे कोई सीक्रेट छुपा रही हो। तो शिया कहती है कि क्या सीक्रेट रखना नॉर्मल नहीं है, और अब हम बच्चे नहीं हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है। तो सिम्बा इस पर उसे घूर कर देखते हुए कहता है कि मैं इसे समझता हूँ लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। तो शिया उसे चुपचाप देखने लगती है। तभी सिम्बा के घड़ी में अलार्म बजता है, तो वो कहता है कि मुझे जाना होगा, रिपोर्टर ने अपना काम शुरू कर दिया होगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिया बुक एजेंसी में कॉल लगाकर ट्रेवल ऑफ पीपो की लेखक का टेलीफोन नंबर मांग रही होती है, जो कि जियांग की मॉम है। लेकिन एजेंसी वाले ये कहकर मना कर देते हैं कि ये प्राइवेट जानकारी है, हम इसलिए कोई मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपको उनका ईमेल कॉन्टेक्ट दे सकते हैं। तो शिया भी इस पर मान जाती है। तो शिया भी उन्हें फिर थैंक्स कहती है और फिर ईमेल मिलने के बाद कहती है कि आखिरकार मुझे उसकी मॉम से बात करने का एक तरीका तो मिल ही गया।
और काफ़ी खुश होती है। और तभी शिया एक बच्ची को अपनी मॉम से बात करते हुए देखती है, तो उसे देखकर वो सोचती है कि फ्राइड चिकन भी इतना ही खुश रहा होगा जब वो अपनी मॉम के साथ में था। और सोचती है कि जियांग को मैं इतने दिनों से जानती हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा और मैंने कभी भी उसकी तरह अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ जो कि इंसानों से ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ। और जब मैं छोटी थी तो मुझे पसंद करने वाले लोग हमेशा ही मेरे आसपास रहे हैं और घर पर मेरी फैमिली और हम 3 भाई बहनों की वजह से हमेशा ही हलचल बनी रहती थी। और इसके अलावा मेरे पास ऐसे दोस्त भी थे जो हमेशा मेरे साथ रहा करते थे, और मैं इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अपनी फैमिली अगर छोड़ दे तो वो कैसा फील होता है। तो फिर मैं उस इंसान को कैसे समझ सकती हूँ जो इस तरह से बड़ा हुआ है। और सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग ने अपनी मॉम को नहीं ढूंढा क्योंकि उसे डर था कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। पर तभी कहती है कि शिया तुम क्या सोच रही है, तुम अपने शिकार पर ऐसे रहम कैसे कर सकती हो। और जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचती हूँ मुझे उतनी ही भूख लग जाती है। वेल अब हमें जियांग को दिखाते हैं जो कि शिया के घर के पास में आकर उसके घर की डोरबेल बजाने के लिए खड़ा होता है, पर तभी रुक जाता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये सच में अजीब है उससे पूछना कि उस दिन नशे में होने के बाद सच में क्या हुआ था। मुझे बस उसे फ़ोन करना चाहिए या तो फिर मैसेज करके पूछना चाहिए। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शिया उसे पीछे से आकर जियांग कहकर बोलती है, तो वो डर जाता है। और फिर शिया पूछती है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तुम मेरे दरवाजे पे खड़े हो तो तुम ज़रूर मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। तो जियांग फिर उसे उस दिन के बारे में पूछने लगता है। तो शिया कहती है कि उस दिन जब तुम 2 शॉट पीने के बाद बेहोश हो गए थे तो मुझे तुम्हें उठाकर घर लाना पड़ा था और तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्रिंक करने पर ऐसा ही होता है और मैं तो ड्रिंक करने पर तुमसे भी बदतर हो जाती हूँ। तो जियांग कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ। तो शिया पूछती है कि तुम मुझे किस बात के लिए थैंक्स कहने आए हो। तो वो कहता है कि उस बुक के लिए, क्योंकि तुमने मुझे 1 से ज़्यादा पेजेस सेंड कर दिए और क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था इसलिए शायद तुमने मुझे उन्हें सेंड कर दिया। और अब बुक देने के बाद मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। और इतना कहकर वो जाने लगता है। तो शिया कहती है कि जियांग तुम मुझे थैंक्स मत कहो, क्योंकि मुझे भी तुमसे कुछ कीमती मिला है और इसका इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। और उसे बाय कहकर अंदर चली जाती है। वहीं जियांग भी खुद को देखते हुए सोचता है कि कीमती चीज़, और घबरा जाता है। वहीं शिया अंदर आकर सोचती है कि क्या मेरा मजाक सही था, पर मैंने तो उससे सच में कोई कीमती चीज़ ली है। और खुश होकर कहती है कि अगर वह फिर से नशे में हो तो कितना अच्छा होगा। वेल अब उसके बाद हमें जियांग की मॉम को दिखाते हैं जो कि शिया का मैसेज चेक करती है। तो शिया ने लिखा होता है कि मैम आपका रिप्लाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब हमें शिया और लिंसी को दिखाते हैं। तो शिया कहती है कि उन्होंने मेरे ईमेल का रिप्लाई नहीं किया, जबकि उन्होंने इसे चेक भी कर लिया है। तो इस पर लिंसी कहती है कि ये साफ है कि वो उससे मिलना ही नहीं चाहती। तो शिया कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो उनका बेटा है और वो उसे क्यों नहीं देखना चाहेंगी। तो लिंसी कहती है कि पेरेंट्स की अपनी ही वजह होती है, उसके अलावा अपने ही बेटे को छोड़ देना, ना तो उसे दिखाई देना और ना ही कांटेक्ट करना, ये कोई ज़रूर ही छुपी हुई स्टोरी होगी। तो शिया कहती है कि लेकिन इसमें बच्चे की क्या गलती है, वो तो बेकसूर है और मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को देखें। तो लिंसी कहती है कि ये दूसरों का मामला है, इसमें तुम ज़्यादा दखल अंदाजी मत करो। तो शिया कहती है कि इतनी बेरहम मत बनो, क्या तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किल हुई है। तो लिंसी कहती है कि क्या तुम उसे सिर्फ अपना शिकार नहीं समझती, और किसी इंसान की लाइफ बदलने की कोशिश करना आसान बात नहीं है, इसमें बहुत कोशिश और कीमत लगती है। तो शिया कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ और मैं हार नहीं मानूंगी, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी। और फिर इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वेल अब उसके बाद हमें शिया को दिखाते हैं जो कि अपना शूट खत्म होने के बाद अपना फ़ोन चेक करती है। तो उसे पता चलता है कि जियांग की मॉम ने आखिरकार उसे रिप्लाई कर ही दिया। और अब उसके बाद हमें जियांग को दिखाते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है कि तभी शिया आकर उसके काफ़ी ज़ोर ज़ोर से डोरबेल बजाने लगती है, पर जियांग उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। तो वही शिया फिर उसे आवाज़ देने लगती है, जिसके बाद फाइनली जियांग जाकर डोर ओपन करता है। तो शिया उसे देखते ही कहती है कि गुड नाइट, और तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो। तो जियांग कहता है कि तुमने मुझे आने से पहले मैसेज क्यों नहीं किया। तो शिया कहती है कि मैं तो बस तुम्हें इतना कहने आई हूँ कि इस संडे को 3 बजे दोपहर को मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। तो जियांग हैरानी से कहता है कि क्या संडे। तो वहीं शिया उसे बताती है कि बुक के कुछ पेजेस हैं जो मैंने तुम्हें अभी सेंड नहीं किए हैं और मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगी और तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। तो जियांग भी हैरानी से पूछता है कि क्या सरप्राइज। तो शिया कहती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं और फिर हम मिलते हैं, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो जियांग भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये मुझे कहाँ ले जाने वाली है। वेल अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिया जियांग को कहीं पर लेकर जा रही होती है। तो जियांग पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो शिया इस पर कोई जवाब नहीं देती है। तो वो कहता है कि मुझे ये जानने का हक है कि हम कहाँ जा रहे हैं।
तो शिया इस पर उसके पास में आती है और उसके काफ़ी क्लोज होकर कहती है कि मैं तुम्हें अच्छी जगह ही ले जाऊंगी। तो जिएंग इस पर घबरा जाता है और पूछता है कि अच्छी जगह, और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसे कोई भी विचार नहीं है और मैंने उस रात तुम्हारे साथ क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं है। वहीं शिया इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही होती है। तभी फिर वो बताती है कि हम उस जगह पर आ गए हैं और फिर उसे वो कॉफ़ी शॉप में लेकर आती है। तो जिएंग कहता है कि क्या हमारे घर के आसपास कोई कॉफ़ी शॉप नहीं है, हमें यहाँ पर क्यों आना चाहिए। तो शिया उसे कोई जवाब नहीं देती है, जिसके बाद वो कॉफ़ी शॉप में उसे अंदर लेकर आती है। तो जिएंग कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे अजनबियों से मिलना पसंद नहीं है। तो फिर शिया उसे उसकी मोम को दिखाती है। तो जिएंग उन्हें देखते ही शॉक हो जाता है। तो जिएंग की मोम भी जिएंग को देखकर जिएंग कहकर बोलती है। वहीं जिएंग गुस्से में शिया को देखकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तो जिएंग की मोम को भी ये देखकर बुरा लगता है। वहीं फिर शिया भी जिएंग के पीछे जाती है। तो जिएंग शिया से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो शिया कहती है कि पहले से नहीं बताने के लिए मुझे माफ़ कर दो, और कहती है कि तुमने मुझे जब बताया था कि उस बुक की राइटर तुम्हारी मोम है और तुमने अपने बचपन की भी कुछ बातों को मुझे बताया था और तुमने कहा था कि वो बुक दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट ना हो लेकिन वो तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज़ है, और सच तो ये है कि तुम अपनी मोम को बहुत याद करते हो। तो जिएंग भी इस पर सोचने लगता है कि एक इंसान के लिए सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट वो होते हैं जब वो छोटा हो और वो अपनी मोम की आवाज़ सुनता हो और उनके गर्म हाथों को महसूस करता हो। और मोम, मैं हर बार तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा हूँ। क्या तुम्हें इस दिन के आने की उम्मीद नहीं थी और तुम किस बात से डर रहे हो। और यही सब सोचते हुए फिर वो अपनी मोम से आकर बात करने के लिए बैठ जाता है और वो फिर कुछ देर ऐसे ही बैठे होते हैं। तभी जिएंग की मोम शिया से कहती है कि मैं जिएंग से कुछ देर अकेले में बात करना चाहती हूँ, क्या ये ठीक है। तो शिया भी कहती है कि बिल्कुल, आप दोनों बात कीजिए, मैं बाहर जाती हूँ। और फिर जिएंग को बाय कहकर बाहर आ जाती है। वहीं फिर वो उसकी फिक्र भी करती है कि वो ठीक नहीं लग रहा था, वो इसे हैंडल कर लेगा, पर तभी सोचती है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं फालतू में ही उसकी फिक्र कर रही हूँ। अब उसके बाद उसकी मोम कहती है कि टाइम सच में बहुत ही तेजी से बढ़ता है, पलक झपकते ही मेरा छोटा सा जिएंग बड़ा हो गया। और कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम काफ़ी अच्छे से रह रहे हो। तो जिएंग भी इस पर कहता है कि आपको लगता है कि मैं अच्छे से रह रहा हूँ, क्या आपकी नज़रों में मैंने सचमुच अच्छी लाइफ जी है। क्या आपको पता है कि मैंने कितनी प्रॉब्लम सही है। पास्ट में आप मुझे बिना कुछ कहे ही क्यों छोड़कर चली गई थी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी जिएंग, मैंने उस समय जो किया वो खुद को आज़ाद करने के लिए किया। तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड हमेशा ही काम में बिजी रहते थे, हालांकि मैंने उन्हें समझने और उनके हिसाब से ढलने की पूरी कोशिश की और मैं अकेली और दुखी हो गई थी। और जब मैं उनके साथ थी तो मैं और ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करती थी और मुझे नहीं पता कि ये कब शुरू हुआ। तुम्हें देखना भी मेरे लिए पेनफुल हो गया था और मुझे डर था कि मैं खुद की हेल्प नहीं कर सकती हूँ और इस पेन ने मुझे तुम्हें छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिया। और उस दिन से मैं गुनहगार की तरह रह रही हूँ। जब भी मैंने उसके बारे में सोचा मुझे और पछतावा हुआ, लेकिन मुझे पता था कि अब मैं पास्ट को नहीं बदल सकती। तो जिएंग भी इस पर पूछता है कि आपने मुझे तब क्यों नहीं ढूंढा। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकी। तो जिएंग पूछता है कि क्यों। तो वो कहती है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा और जब मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया था तो अब मुझे तुम्हारी माँ बने रहने का क्या अधिकार है। और आज जब मैं यहाँ आई तो मैं अभी भी यही सोच रही थी कि मुझे आना चाहिए या नहीं। बाद में मुझे उसकी बातें याद आई, इसलिए मैं आज यहाँ आने की हिम्मत कर पाई। तो जिएंग पूछता है कि किसकी। तो वो कहती है कि शिया की वजह से। कुछ दिन पहले हम दोनों प्राइवेटली मिले थे और मैं उसे तुमसे मिलने के लिए मना करने आई थी। तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे एहसान मांगने आई हूँ, ना कि जिएंग के फ्यूचर की जिम्मेदारी देने के लिए। और आप उसकी फैमिली है, आप जो उसे दे सकती है वो हेल्प है, दर्द नहीं। और अब वो कहती है कि शिया की बातों ने मुझे गहराई से प्रभावित किया और तभी मैंने तुम्हें देखने का डिसीजन लिया। और जिएंग, मुझे पता है कि अब ये बातें कहने में बहुत देर हो चुकी है, पर मैं सच में तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे हर मिनट हर सेकंड प्यार करती हूँ। और वो ये सारी बातें इमोशनली कह रही होती है। तो जिएंग भी इन बातों को समझता है और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब बाहर आकर जिएंग सोचता है कि मैं हर वक्त यही सोचता रहा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे आसपास के लोग मुझे छोड़ देंगे, वो मेरे जैसे इंसान को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जब मुझसे इजहार किया जा रहा था तो तब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं किसी को पसंद नहीं करता। यानी कि जब उससे उसकी मॉम ने कहा कि वो उसे प्यार करती है तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। और कहता है कि इसलिए मुझे भी प्यार करना नहीं आता। धीरे धीरे मैं अकेला होता गया, पर अब वो छूटा हुआ हिस्सा धीरे धीरे भरता हुआ लगता है। और यही सब सोचते हुए वो शिया के सामने पहुंच जाता है। तो शिया भी उसका वेट कर रही होती है, तो वो उसे देखती है, जिसके बाद जिएंग उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है।
एंड आई होप कि आपको ये वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से मिल सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।